हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मयूरी भागवानी और आज की डेट है 19 जुलाई और 19 जुलाई के द हिंदू न्यूज़पेपर को आज एनालाइज कर रहे हैं। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप मुझसे इन सभी मीडियम्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम पे हमारा ये चैनल है जहाँ पे इन लेक्चर्स की आपको पीडीएफ मिला करेगी। मुझे कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स देखने को मिले जहाँ पे स्टूडेंट्स का कहना ये है कि पीडीएफ नहीं मिलती है। तो देखो, ऐसा नहीं है, पीडीएफ मिलती है। बाय द एंड ऑफ द डे आपको पीडीएफ मिलेगी या फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आपको पीडीएफ मिलेगी। ऐसा इसीलिए मैं इमीडिएटली पीडीएफ इसीलिए नहीं डालती हूँ क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि पीडीएफ मिल गई बस करंट अफेयर्स कवर हो गए। पीडीएफ से करंट अफेयर्स कवर नहीं होते, ठीक है। आपको प्रॉपरली एनालिसिस करना पड़ता है, उसके थ्रू ही करंट अफेयर्स आपके कंप्लीट होंगे। इसीलिए आई वांट यू टू फर्स्ट सी द लेक्चर एंड देन रेफर टू द पीडीएफ फॉर रिवीजन पर्पस, ओके। तो इसीलिए पीडीएफ मिलेगी, लेकिन थोड़ा डिले के साथ मिलेगी। दूसरी चीज ये कि मेल, ट्विटर और इंस्टाग्राम के थ्रू भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप मुझसे पूछ सकते हो। आगे बात कर लेते हैं आज के टॉपिक्स की। तो देखो, जीएस वन में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। जीएस टू में इंटरनेशनल रिलेशन में देखेंगे पाकिस्तान एंड आईएमएफ के बारे में। दूसरा एक यहाँ पे एडिटोरियल आया है, शेयरिंग पावर्स विद नेक्स्ट जनरेशन। ये जो एडिटोरियल है, एक दो चीजों का मिक्सचर है। इसमें आपको इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में भी देखने को मिलेगा, इसमें आपको सोसाइटी के बारे में भी देखने को मिलेगा, कुछ हद तक गवर्नेंस के बारे में भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने अभी इसको इंटरनेशनल रिलेशंस में रखा है। पॉलिटी में माइनॉरिटी स्टेटस इन इंडिया, इसके बारे में देखेंगे। जीएस थ्री में एग्रीकल्चर में देखेंगे राइस सोइंग हिट। तो राइस सोइंग का यहाँ पे देखने को मिला है कि बहुत डिक्लाइन हो रहा है, क्या इसके पीछे रीजन है ये देखेंगे। जीएस फोर में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। तो आज के द हिंदू में कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मुझे लगे नहीं। जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे हैं। कुछ और आर्टिकल्स भी हैं, जैसे एमएसपी को लेकर एक कमेटी बनी है। तो एमएसपी के बारे में हमने अभी तक बहुत बार डिस्कस कर लिया है, हर 4-5 दिनों में हम डिस्कस करते ही हैं, इसीलिए इसको डिस्कस नहीं किया है। दूसरी चीज ये कि एक आर्टिकल आया है अबाउट द डिफेंस सेक्टर। तो डिफेंस के बारे में प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि हमारा एक्सपोर्ट बहुत बढ़ गया है, लेकिन इसका प्रॉपर ऑथेंटिक डाटा हम यहाँ पे ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं 2-3 दिन पहले, इसीलिए ये आर्टिकल मैंने नहीं लिया है, ओके। सो दीज आर ऑल द आर्टिकल्स दैट आर इम्पोर्टेंट फ्रॉम टुडेज द हिंदू, ओके। आगे बात करते हैं पहले आर्टिकल की, द राइज सोइंग हिट। तो यानी कि यहाँ पे जो राइज है उसका प्रोडक्शन कहीं ना कहीं काफी कम हुआ है, लेकिन स्टॉक्स जो है हमारे पास काफी अच्छे पड़े हैं। तो देखो, पहले हम बात कर लेते हैं राइस की। राइस के बारे में बात करते हैं, उसके बाद इस पे आएंगे। तो देखो, राइस जो है, पहली चीज समझना, राइस जो है वो रबी क्रॉप भी है और खरीफ क्रॉप भी है। अलग अलग रीजन में अलग अलग टाइम्स पे अलग अलग ड्यूरेशन पे इसको उगाया जाता है, ठीक है। टेम्परेचर कितना जरूरी होता है राइस के लिए? तो 22 to 32 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे टेम्परेचर चाहिए, यानी कि टेम्परेचर हाई और साथ में ह्यूमिडिटी भी हाई चाहिए। याद रखना, दो क्रॉप्स ऐसे हैं जिनको बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी या रेनफॉल की या इरिगेशन की जरूरत पड़ती है, जो कि है एक तो राइस और दूसरा है शुगर केन, ओके। इन दोनों को सबसे ज्यादा पानी की जरूरत लगती है, ओके। तो राइस को भी यहाँ पे ह्यूमिडिटी ज्यादा चाहिए, टेम्परेचर ज्यादा चाहिए। रेनफॉल देखो 150 to 300 सेंटीमीटर, विच इज अ हायर साइड ऑफ रेनफॉल, ये चाहिए होता है। सॉइल टाइप डीप क्ले या लोमी टाइप का सॉइल हो सकता है। टॉप राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स देखो, यहाँ पे मैप में भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे वेस्ट बंगाल सबसे ऊपर है, उसके बाद आता है पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, और उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये सब जो स्टेट्स हैं आप यहाँ पे मैप में भी देख सकते हो। ये वाला जो रीजन है स्पेसिफिकली ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, इधर ज्यादा उगाया जाता है राइस को, ओके। अच्छा, दूसरी चीज आप देखोगे, जो हमारे आसाम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ये जो स्टेट्स हैं, यहाँ पे पैडी की 3 क्रॉप्स उगाई जाती है, राइस की 3 क्रॉप्स उगाई जाती है, जिसका नाम है औस, अमान और बोरो, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाए औस, अमान और बोरो किसके क्रॉप्स हैं, तो राइस के क्रॉप्स हैं, ओके, जो असम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में उगाए जाते हैं। अब अगर वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो देखो, यहाँ पे टॉप 10 प्रोड्यूसिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं। चाइना इज द फर्स्ट एंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, ठीक है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर जो है राइस का, वो चाइना है। देन कम्स इंडिया, ओके। इंडिया सेकंड नंबर पे आता है। याद रखना, इंडिया प्रोडक्शन में राइस के इंडिया सेकंड नंबर पे आता है, लेकिन एक्सपोर्ट में, राइस के एक्सपोर्ट में वर्ल्ड लेवल पे जो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है उसमें इंडिया फर्स्ट नंबर पे आता है, ओके। और इनफैक्ट आप देखोगे, राइस जो है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोड्यूस्ड क्रॉप इन इंडिया। अगर इंडिया में बहुत सारे क्रॉप्स उगाए जाते हैं तो 40% जो आउटपुट निकलता है ना एग्रीकल्चर का, वो सिर्फ राइस का ही है, ठीक है। तो जो सबसे ज्यादा क्रॉप्स उगाए जाते हैं उसमें नंबर 1 पे राइस है इंडिया में, ओके। और बाकी कंट्रीज जो आप देख सकते हो, ये साउथ ईस्ट एशिया वाला जो रीजन है, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया वाला, इसमें राइस बेसिक
बेसिकली ज़्यादा उगता है। ओके, उसके अलावा यह ब्राज़ील में उगता है। अब बात करते हैं कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली, प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कुछ डाटा है। यहाँ पे डाटा ये बताता है कि खरीफ क्रॉप के फॉर्म में देखोगे, जो खरीफ क्रॉप में जो राइस उगाई जा रही है उसमें जो ओवरऑल क्रॉप्स का, कुछ क्रॉप्स का डिक्लाइन देखने को मिला है, कुछ क्रॉप्स ज्यादा उगाए जा रहे हैं, कुछ क्रॉप्स कम उगाए जा रहे हैं। दोनों में ही सबसे ज्यादा ड्रॉप जो देखने को मिला है प्रोडक्शन में वो है राइस का। तो राइस अब रिकॉर्डेड द बिगेस्ट ड्रॉप अमंगस्ट खरीफ क्रॉप। लगभग 27% से राइस का जो प्रोडक्शन है खरीफ सीजन में वो कम हुआ है। लगभग 27 लाख हेक्टेयर्स का जो प्रोडक्शन हुआ करता था राइस का वो कम हो गया है। ओके, और दूसरी चीज ये कि यहाँ पे जो रीजन है ना वो ये है कि साउथ वेस्ट मानसून जो है उसका स्टार्ट बहुत स्लो हुआ है। अभी तक प्रॉपरली जो ईस्टर्न एरिया है हमारा, जैसे जो यूपी है, बिहार है, वेस्ट बंगाल, वहां तक अभी तक मानसून प्रॉपरली पहुंचा नहीं है। और यही रीजन है जहाँ पे राइस सबसे ज्यादा उगाया जाता है ना। तो यहाँ पे ये मेन रीजन है, एक तो साउथ वेस्ट मानसून का बहुत स्लो स्टार्ट होना। दूसरा चीज यहाँ पे बताई गई है कि स्टॉक्स जो है ना हमारे पास, बफर स्टॉक बहुत बड़े बड़े हुए पड़े हैं, ठीक है। लाइक जितना हमको जरूरत है उससे काफी ज्यादा अमाउंट में हमारे पास अभी बफर स्टॉक है, ठीक है। चाहे फिर वो स्ट्रेटेजिक रिजर्व हो या फिर वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो, हमारे पास जितना रिक्वायर्ड अमाउंट है उससे लगभग 4 टाइम्स ज्यादा हमारे पास स्टॉक्स में अभी राइस और पैडी है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टॉक्स की टेंशन नहीं है, फूड सिक्योरिटी की टेंशन नहीं है, लेकिन प्रोडक्शन कम क्यों हो रहा है इसकी तरफ हमको ध्यान देने की जरूरत है। तो देखो यहाँ पे दूसरा डाटा बताता है कि राइस का जो एकरेज, ओवरऑल जो राइस का प्रोडक्शन है वो यहाँ पे कम हुआ है। लगभग टोटल देखा जाए तो 8 लाख हेक्टेयर का एरिया यहाँ पे कम हुआ है जो राइस का प्रोडक्शन होता था उसमें। ओके, मॉनसून पैटर्न देखोगे तो इस एरिया में जो रेड वाला एरिया दिख रहा है, ऑरेंज वाला, इसमें मॉनसून सबसे कम आई है और यही मेन रीजन है देखो जहाँ पे राइस उगाया जाता है। मैंने अभी आपको मैप दिखाया था। ओके, लेकिन बफर स्टॉक में कोई कमी नहीं है, बफर स्टॉक काफी अच्छे अभी हमारे पास है, ठीक है। 4 टाइम्स हमारे पास राइस है जितना हमको चाहिए उससे ज्यादा। ओके, आगे बात करते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्यों राइस का जो क्रॉप है कम प्रोड्यूस किया जा रहा है। पहली चीज है लो रेनफॉल। मैंने बताया साउथ वेस्ट मानसून बहुत ही धीरे धीरे चल रहा है, अभी तक वेस्ट बंगाल यूपी में प्रॉपरली नहीं पहुंचा है, तो बहुत कम रेनफॉल मिला है। और मैंने आपको बताया रेनफॉल बहुत जरूरी है राइस के लिए। दूसरी चीज है ड्राइंग अप ऑफ नर्सरीज। तो नर्सरीज जो है वो ड्राई अप हो रही है, ठीक है। यानी कि देखो आपको पता होगा राइस कैसे उगाया जाता है, पहले नर्सरीज में इसकी सैपलिंग्स उगाई जाती है, इसके सीड्स वगैरह बोए जाते हैं, फिर छोटे से यहाँ पे जब राइस के सैपलिंग्स उग जाते हैं उसको मेन फील्ड में जाके फिर उगाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे नर्सरीज जो है वो ड्राई अप हो रही हैं, और जब तक नर्सरीज में ड्राई अप हो रही हैं तब तक यहाँ पे सीड्स जो है उसमें सैपलिंग्स बनेंगे नहीं और उसके कारण फील्ड में उगाया नहीं जा पाएंगे, ठीक है। तो पैडी का कल्टीवेशन जो है काफी बड़ी ज्योग्राफी में होता है, स्पेसिफिकली जो आप देखोगे कि ईस्टर्न रीजन है ना वहां पे ज्यादा होता है, ठीक है। जबकि वीट का प्रोडक्शन कहाँ होता है, विंध्यास के साइड पे होता है, अपर विंध्यास में, नॉर्दर्न विंध्यास में। ओके, और राइस जो है याद रखना दोनों ही तरह का क्रॉप है, खरीफ क्रॉप भी है और रबी क्रॉप भी है। इसीलिए कहीं पे भी एक जगह पे भी राइस का प्रोडक्शन कम होता है ना तो उसका रिपल इफेक्ट या फिर रिकपलिंग इफेक्ट आपको दूसरी जगह पे और दूसरे सीजन पे भी देखने को मिलता है। ओके, तो ये सब रीजन है जिसके कारण राइस का प्रोडक्शन कम हो रहा है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की, माइनॉरिटी स्टेटस इन इंडिया इज स्टेट डिपेंडेंट। तो यहाँ पे देखो माइनॉरिटी स्टेटस की बात की गई है। अब देखो बेसिकली पूरा मामला क्या है, मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन गई और इस पिटीशन में बोला गया कि कई सारे ऐसे रिलीजन हैं जिनको यहाँ पे माइनॉरिटी स्टेटस मिलना चाहिए। अभी देखो हमारे देश में अगर आप सेंट्रल लेवल पे देखोगे तो 6 जो ऐसे टाइप्स है उनको माइनॉरिटी स्टेटस मिला हुआ है। कौन कौन से हैं, एक तो मुस्लिम है, एक क्रिश्चियन है, सिख है, जैन है, बुद्धिस्ट है और जोरास्ट्रियन है। ओके, जो पारसीज होते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये 6 रिलीजन है जिनको यहाँ पे माइनॉरिटी स्टेटस मिला है फ्रॉम द सेंटर। लेकिन यहाँ पे इस पिटीशन में कहना है, जो पिटिशनर है उनका कहना ये है कि हिंदुइज्म एक तो है, ठीक है, हिंदुइज्म है, जुडाइज्म है और बहाइज्म है, ठीक है। ये 3 रिलीजन ऐसे हैं जो कुछ कुछ स्टेट्स में माइनॉरिटी में हैं, ठीक है। जैसे ये जो 6 रिलीजन हैं ये मेजोरिटी ऑफ द स्टेट्स में, मेजोरिटी ऑफ द इंडिया में माइनॉरिटी में है, तो इनको आपने माइनॉरिटी स्टेटस दिया, स्पेसिफिक राइट्स दिए, बढ़िया बात है, ठीक है। लेकिन जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं यहाँ पे, या फिर जो साउथ में जो कुछ स्टेट्स हैं वहां पे इन रिलीजन्स का बहुत कमी देखने को मिलती है। ये रिलीजन्स जो हैं ये माइनॉरिटी में देखने को मिलते हैं। तो इन रिलीजन्स को भी इन पर्टिकुलर स्टेट्स
में यहाँ पे 10 स्टेट्स की बात हो रही है, इन 10 स्टेट्स में इन रिलीजन्स को भी माइनॉरिटी स्टेटस मिलना चाहिए, ये पिटिशनर का कहना है, ठीक है। तो कुल मिला के इस बारे में बात हो रही थी। यहाँ पे फिर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि देखो ये स्टेट डिपेंडेंट है। इनफैक्ट सेंटर ने भी ये कहा कि देखो हमने तो ये 6 रिलीजन्स को दे दिया माइनॉरिटी स्टेटस, ठीक है, लेकिन स्टेट्स के पास भी ये राइट है कि अगर उनके स्टेट में कोई रिलीजन या कोई लिंग्विस्टिक कम्युनिटी माइनॉरिटी में है तो उसको यहाँ पे दिया जा सकता है माइनॉरिटी का दर्जा। जैसे आप देखोगे महाराष्ट्र ने दिया है, जुडाइज्म को महाराष्ट्र ने यहाँ पे माइनॉरिटी स्टेटस दिया है। वैसे ही साउथ में कई सारे, जैसे तमिलनाडु ने भी कई सारे लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज को माइनॉरिटी का दर्जा दिया है, उर्दू को दिया है, हिंदी को दिया है, कोंकणी को दिया है, इन सभी को माइनॉरिटी स्टेटस दिया गया है तमिलनाडु में। तो वैसे ही यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो पूरा माइनॉरिटी स्टेटस होता है ना, चाहे फिर वो रिलीजियस बेसिस हो या लिंग्विस्टिक बेसिस हो, ये स्टेट डिपेंडेंट हो सकता है, ठीक है। तो स्टेट्स के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है। इसीलिए अगर मान लो हिंदूज आपको लग रहा है कि ओवरऑल इंडिया में मेजोरिटी में, इसलिए मेजोरिटी में रहेंगे सब जगह, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर किसी स्टेट में माइनॉरिटी में, तो इनको माइनॉरिटी का दर्जा मिल सकता है, ओके। तो आज की डेट में 6 कौन सा रिलीजन है जो माइनॉरिटी में है, याद रखना, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख, बुद्धिस्ट, पारसीज और जैन है, ठीक है, याद रखना है। आगे बात करते हैं। तो देखो अभी कौन कौन से राइट्स मिले हुए हैं। तो आर्टिकल 29 जो है राइट्स देता है माइनॉरिटीज को। यहाँ पे देखो ये आर्टिकल 29 बोलता है कि एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स रिसाइडिंग इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर शैल हैव द राइट टू कंजर्व द सेम। तो यहाँ पे ये रिलीजियस माइनॉरिटी और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी दोनों को कवर कर रहा है, लेकिन जरूरी नहीं कि आर्टिकल 29 सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए हो, ये हर सब के लिए है ना, यानी कि हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए है और माइनॉरिटीज के लिए स्पेसिफिकली है, ओके। आर्टिकल 30 जो है ये स्पेसिफिकली माइनॉरिटी के लिए है, हर किसी के लिए नहीं है। ये बोलता है कि जो भी माइनॉरिटीज हैं उनके पास ये राइट है कि वो अपना एक माइनॉरिटी का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं। एक आर्टिकल 350 बी भी है जो कि बोलता है, ये 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया था, और इसमें एक स्पेशल प्रोविजन है एक स्पेशल ऑफिसर का, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। तो ये 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आया था उसने 350 बी ऐड किया और इसने बोला कि एक स्पेशल ऑफिसर हो सकता है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का, जिसको प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करेंगे, और ये जो स्पेशल ऑफिसर होगा लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का, ये काम करेगा लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के वेलफेयर को प्रमोट करने का, प्रोटेक्ट करने का, ओके। आगे और बात कर लेते हैं तो क्या क्या स्पेशल राइट्स होते हैं जो एक रिलीजियस माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को मिलते हैं। तो देखो यहाँ पे जैसे कोई मान लो मुस्लिम्स का कोई एक इंस्टीट्यूशन है या कोई एक स्कूल है जो माइनॉरिटी का बेस्ड स्कूल है, या फिर पारसीज का कोई स्कूल है, या फिर बुद्धिस्ट कोई स्कूल है, इस तरह का जो रिलीजियस माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है उनको राइट्स मिलते हैं। जैसे आर्टिकल 31A के अंतर्गत उनको राइट टू एजुकेशन का राइट मिलता है, ठीक है, कि मान लो अगर इस इंस्टीट्यूशन को स्टेट टेक ओवर कर लेता है तो इसका कंपनसेशन मिलेगा इस रिलीजन को, और ये रिलीजन बाद में किसी और जगह पे वापस से ये रिलीजियस माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन खोल सकता है। आर्टिकल 15 में हमने देखा है रिजर्वेशन की बात है कि स्कूल्स वगैरह में रिजर्वेशन होगा, लेकिन उन स्कूल्स में इन रिलीजियस माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को कवर नहीं किया जाएगा, यानी कि इनको कंसिडर नहीं किया जाएगा रिजर्वेशन के लिए। इन स्कूल्स को या इन इंस्टीट्यूशंस को रिजर्वेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा राइट टू एजुकेशन एक्ट में हमने देखा है कि 25% एनरोलमेंट उन लोगों का होगा जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन से आते हैं, लेकिन इन स्कूल में जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है उनमें ये 25% रिजर्वेशन देने की भी ज़रूरत आपको नहीं है। एक और केस था जो था सेंट स्टीफन वर्सेस दिल्ली यूनिवर्सिटी केस ऑफ 1992। ये बोलता है कि 50% सीट्स रिजर्व रहेंगी माइनॉरिटीज़ के जो इंस्टीट्यूशन है उसमें। तो जो भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है उसमें माइनॉरिटीज़ के लिए 50% सीट्स जो है वो रिजर्व रहेंगी, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मेंस में आपको काफ़ी काम आएंगी, ओके, रिगार्डिंग द माइनॉरिटी स्टेटस। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट इशू है अबाउट द पाकिस्तान एंड IMF टॉक्स। तो देखो कुल मिला के बात क्या हो रही है, बात ये हो रही है कि पाकिस्तान जो है काफी बुरी स्थिति में है आज की डेट में, इकोनॉमिक सिचुएशन काफी बुरी है, काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही है पाकिस्तान में इकोनॉमिकली। तो यहाँ पे पाकिस्तान के लिए ये कहा गया है कि पाकिस्तान जो है IMF के सामने गया है और IMF को बोल रहा है हमको लोन दे दो, सो दैट हमारे देश में जो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आया है उसको हम सुधार सकें। लेकिन IMF ऐसे ही लोन नहीं देता। IMF ने अपनी कुछ कंडीशनैलिटीज लगाई है, और इन कंडीशनैलिटीज को जब पाकिस्तान पूरा करेगा तभी IMF इनको लोन देगा, ठीक है। तो इसके बारे में पूरी बात है, लेकिन इसमें दो टर्म्स आएंगी, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी
और एक और आएगा एसडीआर यानी कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स। इन दोनों के बारे में मैं आपको पहले बता देती हूँ। तो एसडीआर क्या है? एसडीआर का मतलब होता है आईएमएफ के केस में ये एक इंटरनेशनल रिजर्व होता है, एक असेट होता है हर कंट्री का जो आईएमएफ के पास होता है। और बेसिकली जो भी ऑफिशियल रिजर्व्स हैं उसमें से उस मेंबर कंट्री का कुछ पार्ट बनता है। तो बेसिकली मेंबर कंट्री के बिहाफ पे आईएमएफ जो है इस असेट को होल्ड करता है। और ये असेट जो होता है ये 5 करेंसीज में डिनोमिनेटेड होता है। कौन सी 5 करेंसीज है ये भी देखेंगे। ओके, इसके अलावा ये जो वैल्यू है एसडीआर की बेस्ड होगी 5 करेंसीज पे, ठीक है। ये एसडीआर कैसे यूज होंगे? तो एसडीआर जो है ये आईएमएफ मेंबर कंट्री को अलोकेट किए जाते हैं। जितना भी शेयर होगा आईएमएफ मेंबर कंट्री का उतना यहाँ पे इनको एसडीआर अलोकेट किया जाएगा। तो इसी एसडीआर के बेसिस पे कोटा डिसाइड होता है और इसी कोटा के बेसिस पे इनको वोटिंग राइट्स मिलते हैं कंट्रीज को। ओके, तो ये एसडीआर को एक्सचेंज भी कर सकती है कंट्रीज आपस में। ओके, और इस एक्सचेंज के बेसिस पे उनका वोटिंग राइट्स वगैरह भी चेंज हो सकते हैं। आगे बात करते हैं एसडीआर की। तो देखो यहाँ पे जो वैल्यू है एसडीआर की 5 करेंसीज पे बेस्ड है। ये 5 करेंसीज कौन कौन सी देखो, एक तो है यूएस डॉलर, फिर है यूरो, फिर है चाइनीज रिनमिनबी, जापानीज येन है, इसके साथ है ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग। ओके, तो इन 5 करेंसीज में डिनोमिनेटेड होते हैं हमारे एसडीआर। ओके, अब देखो ये जो एसडीआर है ना ही कोई करेंसी है ना ही किसी कंट्री का क्लेम है, ठीक है, आईएमएफ के ऊपर। ये बेसिकली एक पोटेंशियल क्लेम हो सकता है फॉर द फ्रीली यूजेबल करेंसीज ऑफ आईएमएफ मेंबर्स। तो देखो बेसिकली क्या है ये एसडीआर जो है ना, आपके देश, आप जैसे मान लो इंडिया, इंडिया कितना, इंडिया का कैसा रुपी है, रुपी है ना, रुपी में कितना क्या एक्सचेंज रेट चल रहा है, कितना इंडिया का कंट्रीब्यूशन है आईएमएफ में, उस बेसिस पे इंडिया को कुछ एसडीआर यानी कि स्पेशल ड्राइंग राइट यहाँ पे अलॉट किए जाते हैं बाय द आईएमएफ। और इनको एक्सचेंज किया जा सकता है फॉर करेंसीज। मान लो इंडिया जो है और डॉलर ला के देती है आईएमएफ को कि लो भाई हमारा कंट्रीब्यूशन बढ़ा रहे हैं तो तुम हमारा एसडीआर बढ़ाओ। तो ऐसे एसडीआर को आप करेंसीज के बेसिस पे खरीद भी सकते हो। ओके, तो एसडीआर बेसिकली क्या होती है? आईएमएफ के अकाउंट की यूनिट होती है। ओके, ये जैसे आईएमएफ है ऐसे और भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती हैं, उनके अकाउंट की यूनिट होती है। ओके, ये तो बात करी एसडीआर की। दूसरा है ईएफएस यानी कि एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। ये आईएमएफ की एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी होती है। बेसिकली आईएमएफ जब भी किसी को लेंडिंग देता है, किसी को भी लोन देता है, तो ऐसे में आईएमएफ उनसे कुछ कंडीशंस चाहता है, जैसे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला इशू है, क्राइसिस है। तो ऐसे में एडजस्टमेंट पीरियड लॉन्गर लगेगा, ठीक है, यानी कि लोन चुकाने के लिए उनको ज्यादा टाइम लगेगा। जो भी मेंबर कंट्री मांग रही है लोन उसको ज्यादा टाइम लगेगा, उसके लिए साथ कुछ प्रॉपर अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ईएफएफ इस बेसिस पे दिया जाता है। बेसिकली ईएफएफ क्या है? एक लोन है जो आईएमएफ देगा किसको? मेंबर कंट्री को, इन द केस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। और इसके लिए कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स किए जाते हैं। जैसे कि अगर मान लो कोई ऐसी कंट्री है जहाँ पे सीरियस पेमेंट इम्बैलेंसेस चल रहे हैं, जिसको स्ट्रक्चरल चेंजेस की जरूरत है, वहां पे ईएफएफ दिया जाता है। दूसरा, जहाँ पे ग्रोथ बहुत स्लो है और बहुत बुरा वीक बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन है, उस केस में ईएफएफ दिया जाता है। ओके, तो यहाँ पे ईएफएफ देने के बदले आपसे मांगा जाता है कि आप पॉलिसीज अपनी चेंज करो, अपने प्रोग्राम्स चेंज करो, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंसेस जो है वो ठीक करो। यही चीज अभी पाकिस्तान से एक्सपेक्ट की जा रही है। इसी के बदले ये लेंडिंग दी जाएगी और इसी अरेंजमेंट को ईएफएफ यानी कि एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी कहा जा रहा है। ओके, अब देखो यहाँ पे ईएफएफ की बात कर लेते हैं और पूरे मैटर की क्या बात है वो देख लेते हैं। तो देखो हुआ यूं है कि पाकिस्तान ने यहाँ पे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ से कई बार, कई सारे लंबे समय से इनकी टॉक्स चल रही है कि हमको पैसे दे दो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के अंतर्गत, ठीक है। तो यहाँ पे 900 मिलियन डॉलर की बात चल रही थी, लेकिन अभी देखो फाइनलाइज हुई है। अभी 1 महीने में, मार्च में ही ये पूरी फाइनलाइज हो जानी चाहिए थी। 5 महीने लगे इस पूरी बात को फाइनलाइज होने में। और अभी लगभग अंडरस्टैंडिंग बन रही है 1.17 बिलियन डॉलर के अप्रूवल पे। ओके, अब देखो यहाँ पे जो ईएफएफ है इसको बढ़ाया भी जा सकता है अगर पाकिस्तान कुछ चीजों को क्लियर कर देता है, रिफॉर्म्स कर देता है। जैसे पावर सेक्टर के रिफॉर्म्स हो गए, मॉनेटरी पॉलिसी के रिफॉर्म्स हो गए। अभी देखो यहाँ पे क्वेश्चन है कि ये ईएफएफ क्या है और क्यों इतनी देरी लग रही है। तो देखो यहाँ पे 39 मंथ्स लग गए हैं ईएफएफ को क्लियर होने में, 2019 से मांगा गया था, ठीक है। और ये ईएफएफ कहाँ से आ रहा है? पाकिस्तान के जो एसडीआर है, पाकिस्तान के जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स हैं आईएमएफ में, कितने हैं? देखो लगभग 4200 मिलियन डॉलर के यहाँ पे एसडीआर राइट्स हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट्स हैं पाकिस्तान के अंडर आईएमएफ। ओके, और इसी में से ईएफएफ दिया जा रहा है यानी कि लोन दिया जा रहा है पाकिस्तान को। ओके, अब इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम
प्रॉब्लम है, स्ट्रक्चरल इम्पेडिमेंट्स हैं, पर कैपिटा इनकम है वो बहुत कम है, उन सबको सही करने के लिए, यहाँ पे ठीक करने के लिए ये लोन दिया जा रहा है, ठीक है। और आईएमएफ ने इसके बदले बोला है कि आप क्या करोगे, आप अपना डेट रिड्यूस करोगे, अपनी रिजिलियंस को बिल्ड करोगे, फिजिकल कंसोलिडेशन करोगे, यानी कि फिजिकल डेफिसिट जो है आपका वो कम करोगे आप, ओके। कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाओगे, एक्सचेंज रेट को बढ़ाने की कोशिश करोगे, यानी कि आप अपनी करेंसी को अप्रिशिएट कराने की कोशिश करोगे, लॉसेस कम करोगे, एनर्जी सेक्टर को जो लॉसेस है उसको कम करोगे, ट्रांसपेरेंसी रखोगे अपने इंस्टीट्यूशन में, ये सब चीजें आईएमएफ ने बोली है पाकिस्तान को करने के लिए। अभी तक देखो 18 मंथ से ज्यादा लग गए, टाइम लग गया, इतना लंबा टाइम लग गया, क्यों लग गया? इसके पीछे कारण है जो गवर्नमेंट्स आ रही है ना पाकिस्तान में, बिल्कुल भी बोल्ड गवर्नमेंट्स नहीं है जो बोल्ड डिसीजंस ले सके। हर गवर्नमेंट जो आई है वो पॉपुलिस्ट मेजर्स पे आई है, ठीक है। अभी देखो लास्ट गवर्नमेंट थी इमरान खान की, इन्होंने क्या किया, जनता को खुश करने के लिए जो फ्यूल है, पेट्रोल वगैरह के दाम फ्रीज कर दिए कि इतना ही दाम होगा, इससे ज्यादा दाम नहीं बढ़ेगा। लेकिन इम्पोर्ट बिल तो बढ़ रहा है ना, सभी पूरे ग्लोबली दाम बढ़ रहे हैं फ्यूल के, ठीक है। अब क्या कर सकते हो आप, आपको पता है कि रशिया यूक्रेन चल रहा है, हजार तरीके कोविड के लॉकडाउन चले, ठीक है, तो उसके चक्कर में फ्यूल के प्राइसेस बढ़ गए। लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने क्या बोला कि नहीं, हम नहीं बढ़ाएंगे, हम तो अपनी जनता को इतने में ही देंगे फ्यूल। तो यहाँ पे खर्चा उठाना किसको पड़ेगा, गवर्नमेंट को उठाना पड़ेगा, और गवर्नमेंट के पास पैसा है क्या, नहीं है। गवर्नमेंट क्या करेगी, दूसरे देशों से लोन लेगी, तो अगर दूसरे देशों से लोन लोगे तो फिजिकल डेफिसिट तो बढ़ेगा ही ना। तो आप सिर्फ पॉपुलिस्ट मेजर्स को अपनाने के लिए फिजिकल डेफिसिट अपना बढ़ाया जा रहे हो, ठीक है। यस, ऐसे ही सेम चीज यहाँ पे क्या किया, टैक्स एमनेस्टी दे दी, यानी कि टैक्स किसी ने पे नहीं किया तो बोला चलो ठीक है माफ कर देते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल टैक्स सेक्टर जहाँ पे जो सबसे बड़ा सोर्स होता है रेवेन्यू का गवर्नमेंट के लिए, वहां पे बोला कि चलो कोई दिक्कत नहीं, आप छोड़ो, टैक्स मत दो। फिर ऐसे लोन्स आपने दिए, ठीक है, लोन्स दिए कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के अंतर्गत, उसमें भी आपने लोन्स वापस रिकवर नहीं करे, तो बहुत यहाँ पे पॉपुलिस्ट मेजर्स, जनता को सिर्फ खुश करने के लिए ऐसे मेजर्स उठाए गए जिसने पूरी इकोनॉमी को डुबा दिया, ठीक है, पाकिस्तान की। अब आईएमएफ ने क्या बोला है, आईएमएफ ने बोला है कि भैया देखो तुम्हारी सिचुएशन ठीक नहीं है, फिजिकल डेफिसिट तुम्हारे यहाँ पे 18.6 बिलियन डॉलर का है, पब्लिक डेट जो है ना तुम्हारा वो जीडीपी का लगभग 66% तुम्हारा पब्लिक डेट में चला जाता है, ओके। उसके बाद करंट अकाउंट डेफिसिट भी तुम्हारा बहुत बड़ा हुआ है, ओके। तो ऐसे में आईएमएफ क्या करने वाली है, अभी देखो कुल मिला के पाकिस्तान का जो डेट है वो लगभग 9.4 बिलियन डॉलर है, ठीक है। और इसमें से, इस पूरे 9.4 बिलियन डॉलर्स में से आईएमएफ जो है अभी के लिए सिर्फ 834 मिलियन डॉलर्स यहाँ पे पे करने वाली है पाकिस्तान को एज अ लोन, ओके। तो यहाँ पे लोन तो प्रोवाइड कर रही है आईएमएफ, लेकिन इससे एक फायदा और पाकिस्तान को होगा कि पाकिस्तान की इमेज थोड़ी सी ठीक हो जाएगी बाकी मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन के सामने, तो वर्ल्ड बैंक से भी हो सकता है इनको आगे लोन मिल जाए। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे आईएमएफ ने बोला पाकिस्तान को कि आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेकर आओ। पाकिस्तान में प्रॉब्लम क्या है कि जो भी गवर्नमेंट आती है पॉपुलिस्ट मेजर अपनाती है, कोई भी बड़ी पूरे 5 साल तक कोई गवर्नमेंट टिक नहीं पाती है, तो प्रॉपर काम नहीं हो पाता है, क्योंकि इतनी पॉलिटिकल अनसर्टनिटी है, और साथ में पॉलिटिकल पॉपुलिज्म भी यहाँ पे बहुत ज्यादा है, इसीलिए इकोनॉमी पूरी ले डूबते हैं ये सब गवर्नमेंट वाले, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि पाकिस्तान अगर करना चाहता है एक्चुअल में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, तो हम इंटरेस्टेड हों। अभी तक पाकिस्तान ने 22 बार 22 टाइम्स आईएमएफ से बात करी है, आईएमएफ बोलता है ठीक है आप पहले ये कंडीशंस लगाओ फिर हम आपको लोन देंगे। अभी तक कुल मिला के 22 बार में से सिर्फ एक बार पाकिस्तान ने इन कंडीशंस को इम्प्लीमेंट करने का एफर्ट डाला है, ठीक है। तो ये इशू है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान और आईएमएफ के रिलेशन इसीलिए कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि पाकिस्तान मदद मांग लेता है और मदद के बदले जो करना है वो करता नहीं है, ओके। तो ये इश्यूज हैं, और पाकिस्तान से अभी ये बोला गया कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आओ, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इंप्रूव करो, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेकर आओ, पॉलिटिकल कैलकुलेशंस को यहाँ पे प्रायोरिटी देने से अच्छा है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को प्रायोरिटी दो, ओके। तो ये सब बात हो रही है। अब आगे क्या है, आगे देखना ये होगा कि पाकिस्तान क्या इन सारी चीजों को फुलफिल कर पाता है, अगर फुलफिल करता है तो ही यहाँ पे आईएमएफ इनको लोन देगा। तो अभी यहाँ पे कहना यह है कि आईएमएफ लोन देगा या नहीं देगा। कुछ लोग कहते हैं कि देना चाहिए आईएमएफ को लोन, क्योंकि यहाँ पे फिफ्थ लार्जेस्ट पॉपुलेशन रहती है, यहाँ पे ज्योग्राफिकल स्ट्रेटेजिक लोकेशन है पाकिस्तान की, तो अगर एक बार खड़ा हो गया पाकिस्तान तो अच्छा काम करने लगेगा। तो कुछ लोगों का कहना है कि आईएमएफ शायद हो सकता है लोन दे, कुछ लोगों का कहना है कि शायद अगर पाकिस्तान नहीं कंप्लीट कर पाता इन कंडीशनैलिटीज को तो हो सकता है लोन ना मिले। तो ठीक है, तो कुल मिला के बात थी पूरी इस पाकिस्तान और आईएमएफ के रिलेशन की। आगे बात करते
हैं नेक्स्ट आर्टिकल की, जो कि हमारा एक एडिटोरियल है, और एडिटोरियल है शेयरिंग पावर विथ नेक्स्ट जनरेशन। कुल मिला के बात यहाँ पे क्या हुई है, बात ये हुई है कि वर्ल्ड वॉर्स के बाद यहाँ पे सभी कंट्रीज जो थी, डेवलप्ड कंट्रीज जो थी, उनको लग रहा था कि बस हम ही शहंशाह हैं, हम ही यहाँ पे पूरे वर्ल्ड को चलाने वाले हैं। लेकिन धीरे धीरे हमको समझ में आ रहा है कि नहीं, डेवलप्ड वर्ल्ड से पूरा दुनिया नहीं चलेगी, यहाँ पे इमर्जिंग इकोनॉमीज या डेवलपिंग इकोनॉमीज का काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा। इन डेवलपिंग इकोनॉमीज या इमर्जिंग इकोनॉमीज के साथ ही यहाँ पे बात हो रही है ओल्ड पॉपुलेशन से अब हमको यंग पॉपुलेशन पे आना पड़ेगा अपनी सारी जो भी पॉलिसीज। तो यहाँ पे ओल्ड पॉपुलेशन से यंग पॉपुलेशन की तरफ हमको जाने की जरूरत है फॉर द पॉलिसी मेकिंग। तो कुल मिला के अभी देखो यहाँ पे ये बात की हुई है, और यहाँ पे बताया हुआ है ट्रेंड कैसा है और कैसे बदलना चाहिए। पहली चीज बताई है कि यहाँ पे वर्ल्ड वॉर टू जैसे ही कंप्लीट हुई तो कई सारे ऑर्गेनाइजेशन आ गई, यूएन आ गया, डब्ल्यू बी आ गया, यानी कि वर्ल्ड बैंक आया, आईएमएफ आया, बहुत सारी चीजें आई। लेकिन इन सभी में क्या हुआ कि डेवलप्ड कंट्रीज का डोमिनेंस बढ़ा हुआ ही था। G7 आया, ठीक है, G7 ने सोचा कि भैया हम ही है सब कुछ, तो हम यहाँ पे ही सारा इकोनॉमी जो है उसको हम ही देखने वाले हैं। तो डेवलप्ड कंट्रीज का डोमिनेंस हमेशा रहा, और इसी के चक्कर में पावर स्ट्रगल रहा। अभी देख रहे हो रशिया यूक्रेन वॉर का जो पूरा हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज। एक साइड पे यूएस है, दूसरी साइड पे रशिया है। तो डेवलप्ड कंट्रीज ही पूरे वर्ल्ड को ले डूबती हैं, और अल्टीमेटली जो ऊपर चढ़ाने की बात है, डेवलप करने की बात है अगर पूरे ग्लोब को, उसका जो पूरा जिम्मा है वो डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर आ जाता है। ओके, तो आज की बात अगर करें तो हमको जरूरत है इंटर जनरेशनल जस्टिस की। ओके, इंटर जनरेशनल जस्टिस। अब ये इंटर जनरेशन में ऐसा नहीं कि सिर्फ ओल्ड यंग की बात कर रहे हैं, इसमें डेवलप्ड एंड डेवलपिंग की भी बात कर रहे हैं। यानी कि जो एडवांस्ड हमारी इकोनॉमीज या डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो ओल्ड में आ गई, और यंग में है डेवलपिंग कंट्रीज जो इमर्जिंग कंट्रीज हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ओल्ड ना बताए यंग को कि कैसे काम करना है, क्योंकि ओल्ड ने अपने तरीके से काम करके देख लिया, एडवांस्ड इकोनॉमीज ने अपने तरीके से काम करके देख लिया, वर्ल्ड वॉर्स हुई, अभी रशिया यूक्रेन वॉर हुई, सब यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ गई, ग्लोबल प्रॉब्लम्स। तो हमको जरूरत है कि यंग पॉपुलेशन बताए कि हमको कैसा वर्ल्ड चाहिए, और यंग पॉपुलेशन यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज उसके लिए काम भी करें। ओके, तो डेवलपिंग कंट्रीज जब इसके लिए काम करेंगी और रेडिकल शिफ्ट लाएंगी सिविलाइजेशन में, तभी ये नई ऑर्गेनाइजेशन, नया ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन बन पाएगा, नई ग्लोबल एक अरेंजमेंट बन पाएगा। ओके, तो यहाँ पे सॉल्यूशन भी खुद ही ढूंढने हैं यंग पॉपुलेशन या डेवलपिंग कंट्रीज को, इसके लिए डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर भी डिपेंड नहीं होना है। अभी जैसे और हम जनरेशन की बात कर रहे हैं ओल्ड यंग की, तो अभी जो यूथ है उसको हम बोल रहे हैं कि स्टेम की तरफ जाओ। स्टेम क्या है, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और मैथ्स की तरफ जाओ, यहाँ इसी से सारे जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होंगे। हम ये कह रहे हैं। अब इससे होगा क्या कि हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करेंगे। जब हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करेंगे, ये फिर कुछ ना कुछ असर डालेगा क्लाइमेट के ऊपर, कुछ ना कुछ डैमेज होगा। फिर इस डैमेज को ठीक करने के लिए फिर हम यहाँ पे कुछ यहाँ पे अरेंजमेंट लेकर आएंगे, ठीक है, फिर हम बोलेंगे स्टेम की मदद से फिर कुछ टेक्नोलॉजी डेवलप करो जिससे क्लाइमेट ठीक रहे। तो ये साइकिल हमेशा घूमती ही रहेगी। इंस्टीड हमको क्या करना चाहिए, हमको यहाँ पे जो साइंटिफिक थ्योरी है, आज की साइंटिफिक थ्योरी ऑब्जेक्टिविटी पे बेस्ड है। ऑब्जेक्टिविटी कैसी, कि हम टॉप से डाउन पे जाएंगे या फिर आउटसाइड से इनसाइड जाएंगे। कोई भी एक्सपर्ट जो है ना वो बाहर से किसी चीज को देख रहा है, उसके अंदर उतर के नहीं देख रहा है, इसीलिए प्रॉब्लम्स और वर्स होती जा रही है। ठीक है, एक प्रॉब्लम सॉल्व करते दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है। अभी हमें जरूरत है सोशो इकोलॉजिकल सिस्टम्स में काम करने की, बाहर से काम करने की जरूरत नहीं है, हमें अंदर जाके काम करने की जरूरत है। तो गवर्नेंस में हम जब बात करते हैं ना कि यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस होती है, सेंट्रलाइज गवर्नेंस की प्रॉब्लम ही ये है कि वो ऊपर से चीजों को देखते हैं, टॉप डाउन मॉडल से या आउटसाइड इनसाइड मॉडल से देखते हैं। होना क्या चाहिए, डाउन से टॉप की तरफ हमको जाना चाहिए, बॉटम टू टॉप हमको जाना चाहिए, या इनसाइड टू आउटसाइड हमको जाना चाहिए, तभी हम प्रॉपर गवर्नेंस कर पाएंगे। और यही चीज यहाँ पे समझाई गई है। ठीक है, कि एक डिसिप्लिन से या इन चार डिसिप्लिन से आप बोलोगे साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथ्स से पूरा काम चल जाएगा, तो नहीं होगा। हमें यहाँ पे सारे ही डिसिप्लिन को साथ में लेकर पढ़ना पड़ेगा, सारे ही डिसिप्लिन को साथ में लेकर हमें एक स्टैंडर्ड मॉडल बनाना पड़ेगा, और उस बेसिस पे हमको डेवलपमेंट को देखना पड़ेगा। कोई भी हम ऐसा बोलें कि ये एक सोल्यूशन है तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि वन साइज नेवर फिट्स ऑल। ओके, तो एक साइज से, एक सोल्यूशन से आप कोई सभी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। ओके, तो ये प्रॉब्लम है, इन चीजों को हमको ठीक करना है। अभी देखो क्या हुआ, G7 कंट्रीज बनी थी। G7 कंट्रीज जब बनी तो इनको लगा कि हम ही है सब, 7 कंट्रीज डेवलप्ड कंट्रीज थी, इन्होंने बोला हम ही चलाएंगे पूरी इकोनॉमी को। बाद में इनको समझ में आया, जब फाइनेंशियल क्राइसिस आए, एशियन क्राइसिस, तब इनको समझ में आया कि नहीं, हमसे नहीं चलने वाला है, ये
इसमें हमको डेवलपिंग कंट्रीज को भी लाना पड़ेगा। तो 1990s के आसपास यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज को लाया और G20 बना। अब फिर से बोल रहे हैं कि भैया रशिया को बाहर निकालो, तो डेवलप्ड कंट्रीज यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही हैं। तो ये पावर को शिफ्ट होने की जरूरत है, ज्यादा इक्विटेबल ग्लोबल ऑर्डर बनाने की जरूरत है, ज्यादा इक्विटेबल शिफ्ट की जरूरत है, इंटर जनरेशनल शिफ्ट की जरूरत है हमको पावर में। ओके, और इसी में इंटर जनरेशनल डायलॉग की जरूरत है। ओल्डर कंट्रीज या एडवांस्ड कंट्रीज जो है इमर्जिंग कंट्रीज के साथ कोऑपरेट करें। और अगर हमको एक्चुअल में चाहिए कि हम यहाँ पे चीज़ों को ठीक करें, इक्विटेबल ऑर्डर लाएं, शांति वाला ऑर्डर लाएं, पीसफुल ऑर्डर लाएं, तो उसके लिए ओल्डर और यंगर जनरेशन को साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा। अब जैसे हमको पता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है हमारे 17, ये गोल हम तभी अटेन कर पाएंगे जब हमारे लोकल सिस्टम्स भी हमारे साथ हो, यानी कि लोकलाइज्ड लेवल पे भी हम काम करें। ऐसा नहीं कि सब चीज़ें सेंट्रलाइज्ड हो रही हैं, डिसेंट्रलाइज्ड होकर हमको काम करना पड़ेगा। और ये काम करेगा ग्लोबल लेवल पे भी, नेशनल लेवल पे भी और सोसाइटल लेवल पे भी। ठीक है, तो तीनों लेवल्स पे हमको ये इंटर जनरेशनल जस्टिस की जरूरत है। ये चीज यहाँ पे मेंशन है पूरे आर्टिकल में। ओके, आई होप ये क्लियर है। तो आज के आर्टिकल में, आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में हमारे पास इतना ही था। आई होप यू लाइक्ड इट एंड यू अंडरस्टूड इट क्वाइट वेल। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट करना अपने जो भी डाउट्स हो, जो भी ओपिनियन हो, और शेयर भी जरूर करना। दैट वाज ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।